ये कि डोनेट्स्क के एक और इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है। चेरवोना जिर्का पर कब्जे का दावा किया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस कब्जे का एक वीडियो भी जारी किया है कि हमने चेरवोना जिर्का इलाके पर कब्जा कर लिया है। देखिए, ड्रोन के जरिए शूट किया है, रशियन फ्लैग यहां पर लगाकर, और ये बताने की कोशिश यहां पर की है कि ये इलाका अब रूस के हाथ में आ गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये दावा यहां पर किया है। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, एयरफोर्स में एक टर्म यूज होता है कि एक साथ अगर कई सारे बॉम्ब एक जगह गिराए जाएं, तो मैं गलत नहीं हूं तो कारपेट बॉम्बिंग उसे कहा जाता है। क्या रूस ने भी ये कारपेट बॉम्बिंग का एक सिलसिला कल रात में किया था और यूक्रेन के ऊपर? क्योंकि कारपेट बॉम्बिंग कितना नुकसान करती है अलग बात है, दहशत में तो भर ही देती है, लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है, जोड़ते हुए आप इस पर आइएगा। एक F-16 का नुकसान यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया है, क्या अमेरिका पचा पाएगा इसको? राजीव जी, जहां तक युद्ध की बात है, एक F-16 जो है पूरे युद्ध का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। युद्ध का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये है कि यूक्रेन में उनकी आम जो आवाम है, क्या उसमें अभी तक युद्ध लड़ने की इच्छा है, और क्या अमेरिका और नेटो देश लगातार यूक्रेन को उस स्पीड से हथियार, खासतौर से कंज्यूमेबल्स, अम्यूनिशन देते रहेंगे जिस रेट पर वो पहले देते रहे थे। हाँ, F-16 काफी कारगर एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। यूक्रेन को 18 या 36 F-16 अगर अमेरिका और नेटो देश देते हैं तो ये उनकी एयरफोर्स को मजबूत करता है। अब तक उन्होंने 3 F-16 खो दिए हैं। ऐसा युद्ध में होता ही रहता है, लेकिन जितने एयरफोर्स के कमांडर होते हैं वो हमेशा प्लानिंग में इस चीज को ख्याल में रखते ही हैं कि युद्ध के दौरान औसतन 5% क्षति पहुंचेगी। यानी कोई भी कमांडर अगर 100 मिशन लॉन्च करता है तो 5% एट्रिशन मान लिया जाता है। तो 100 में से 5 मिशन जो हैं उस पे या तो जहाज लौटेगा नहीं, पायलट नहीं लौटेगा, या बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर लौटेगा जहाज। मतलब लैंड कर जाएगा वापस आकर, लेकिन दोबारा उस युद्ध में और इस्तेमाल नहीं होगा। अब बात ये हो रही है कि क्या पुतिन अब वहां पर कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं? कारपेट बॉम्बिंग के लिए आमतौर पर कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था, जहां पे लंबे चौड़े टारगेट एरिया वाइज ढूंढे जाते, एरिया बॉम्बिंग, जैसे कि रेलवे मार्शलिंग यार्ड हो गया, लंबा चौड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। तो जहां पे कि टारगेट एरिया जो है 2-3 किलोमीटर लंबा, 2-3 किलोमीटर चौड़ा होता है, इंडस्ट्रियल हब हो गया। अभी इस युद्ध में जो रूस कर रहा है, ये ज्यादातर जो है ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। रूस छोटे छोटे हमले कर रहा है, इफेक्टिव हमले कर रहा है, लेकिन इससे यूक्रेन की वॉर फाइटिंग पोटेंशियल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। मैं देख रहा हूं कि काफी सारे जो हमले हैं वो रिहायशी एरियाज में भी हो रहे हैं। तो रिहायशी एरियाज में हमला करके शायद कोई भी युद्ध जीतना मुश्किल है, क्योंकि रिहायशी एरिया में जब आप नुकसान पहुंचाते हैं तो जाहिर बात है दुश्मन के जो आम सिविलियन होती है, प्रजा होती है, वो और उठ खड़ी होती है बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। तो यूक्रेन के लोग रिहायशी एरिया पर जब हमला होता है तो घुटने नहीं टेकेंगे। तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं कि अगर दुश्मन के सिविलियन एरिया पे आप हमला कर रहे हैं तो आप युद्ध जीतेंगे नहीं, आप युद्ध हारने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे दुश्मन की जो आम आवाम है वो अपनी सरकार के पीछे, अपनी फौज के पीछे और ज्यादा मजबूती से आके खड़ी हो जाती है। जी, आपने कहा और भी ज्यादा मजबूती के साथ यहां पर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख यहां पर करूंगा, और बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, पोक्रोवोस की सीमा पर